करते ताकि ओरिजिनल फ्लोरा वैसे ही दोबारा वहां पर ग्रो करे और यह सप्रेस करे क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल के ग्रोथ को। ये एनएरोबिक, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वरना ऑक्सीजन इसके लिए जहर का काम करता है, इसको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्लास्ट्रीडियम परफरेंजेंस का दो तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, याद रहे। एक तो गैस गैंग्रीन के तौर पर मायोनेक्रोसिस की वजह से, दूसरा फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेनिस रैकेट के शेप के बैक्टीरिया को, क्लास्ट्रीडियम टेटनाई को। यह ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। तो चलते हैं बात कर लेते हैं क्लास्ट्रीडियम परफरेंजेंस से। पहले ये नॉन मोटाइल, बल्कि यही सिर्फ नॉन मोटाइल है, बाकी सारे मोटाइल होते हैं। नमस्कार, चलते हैं क्लास्ट्रीडियम जीनस को लेकर के थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इसका की पॉइंट है ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है। यह हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सीवेज, वाटर और सॉइल में पाया जाता है। यह कई तरीके के टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिसमें हिस्टोलिटिक टॉक्सिन्स, एंटेरोटॉक्सिन्स एंड न्यूरोटॉक्सिन्स इस जीनस के जो मेंबर हैं। अभी हम आपको जस्टिफाई करेंगे। हिस्टोलिटिक टॉक्सिन्स की वजह से ही गैस गैंग्रीन जैसे मामले होते हैं और एंटेरोटॉक्सिन्स की वजह से ही फूड पॉइजनिंग या बॉटुलिज्म जैसी घटनाएं होती हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से ही टीटेनस जैसी घटनाएं होती हैं। ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बनाने में मदद मिला कि कोई भी बैक्टीरिया किस तरीके से डायरेक्ट अपनी प्रेजेंस की वजह से या फिर कुछ टॉक्सिन्स की वजह से अपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस को दर्शाती है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में चर्चा किया था। वहां पर हमने बात किया था बैक्टीरिया या तो टॉक्सिन्स रिलीज करता है या तो वो एंजाइम्स रिलीज करता है, और अपने डायरेक्ट प्रेजेंस की वजह से भी बैक्टीरिया अपने हार्मफुल इफेक्ट्स को दर्शाने का काम करता है। तो बैक्टीरिया डायरेक्ट अपनी प्रेजेंस की वजह से या फिर डायरेक्ट अपनी प्रेजेंस नहीं, बल्कि अपने द्वारा रिलीज किए जाने वाले टॉक्सिन्स और एंजाइम्स की वजह से भी हमें नुकसान पहुंचाता है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में इस चीज के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है। हम अभी टॉक्सिन्स के बारे में देख रहे हैं, फिर हम बात करेंगे कुछ एंजाइम्स के बारे में जो बैक्टीरिया यहाँ पर रिलीज करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल के बारे में। यह बहुत ज्यादा सामान्य तौर पर वायरुलेंट बैक्टीरिया होती नहीं है। क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल बहुत ज्यादा वायरुलेंट नहीं होता है। यह फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होकर के किसी भी पर्सन के गट के फ्लोरा का हिस्सा ये हो सकता है। कॉमन कॉलोनाइजर है। होता क्या है, हमारे बॉडी के नॉन पैथोजेनिक जो कोलन में पाए जाने वाली फ्लोरा है वो इसके ग्रोथ को सप्रेस किए हुए रहते हैं। इस वजह से ये कभी भी इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाता है। लेकिन जब एंटीबायोटिक्स सप्रेस करते हैं नॉन पैथोजेनिक या जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं उनके ग्रोथ को, जब एंटीबायोटिक्स हेल्पफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो उसके बाद यहां पर शुरू होता है क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल का ग्रोथ। क्यों? क्योंकि सामान्य तौर पर ये नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया थी वो उसके ऊपर कंट्रोल किए हुए थी, इसके ऊपर कंट्रोल किए हुए थी, लेकिन अभी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रह गया है। इसकी वजह से क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल अब प्रोलिफरेट होने लगता है। तो जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है वो डायरिया का हो सकता है, कोलाइटिस का हो सकता है, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसको मैनेज करने का तरीका क्या है? हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं या ओरल वैंकोमाइसिन देते हैं। सामान्य तौर पर आईवी रूट से वैंकोमाइसिन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ओरल रूट से हम वैंकोमाइसिन को देते हैं। सामान्य तौर पर वैंकोमाइसिन हमारे गट से एब्जॉर्ब नहीं होता, इस वजह से इसे इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। इंजेक्टेबल फॉर्म में हम वैंकोमाइसिन को इसलिए देते हैं क्योंकि इसका गट से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जब क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल का जब इन्फेक्शन होता है तो उस समय हम ओरल रूट से ही वैंकोमाइसिन को देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं लोकल इफेक्ट, ताकि क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल के कॉलोनी को किल किया जा सके लोकली, गट के भीतर ही रहते हुए। अगर रिलैप्स होता है तो फिर हम यहाँ पर फीकल ट्रांसफर करते हैं, हम फीकल माइक्रोबायोटा का ट्रांसप्लांटेशन करते ताकि ओरिजिनल फ्लोरा वैसे ही दोबारा वहां पर ग्रो करे और यह सप्रेस करे क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल के ग्रोथ को। नेक्स्ट क्लास्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस। इसके स्पोर्स देखने को बहुत रेयरली मिलते हैं, क्योंकि अभी जिस बैसिलाई बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्पोर तो फॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमने बैसिलस एंथ्रेसिस और बैसिलस सीरस के बारे में चर्चा किया था। हम क्लास्ट्रीडियम वाले टॉपिक पर हैं। ये एनएरोबिक, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वरना ऑक्सीजन इसके लिए जहर का काम करता है, इसको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। स्पोर तो बनाता है, लेकिन
बात अगर क्लस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस की है, जो गैस गैंग्रीन से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो गैस गैंग्रीन से जुड़ा हुआ जो क्लस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस है उसमें स्पोर क्लिनिकली बहुत कम देखने को मिलते हैं। कॉलोनी इरेगुलर शेप की होती है, बीटा हेमोलिसिस दर्शाता है। इसके क्लासिफिकेशन फर्दर किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉक्सिन प्रोडक्शन। फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है उस पर हमें नहीं जानना है, लेकिन टॉक्सिन के क्या प्रोड्यूस करता है उसके बारे में तो जरूर जानना है। ये गैस गैंग्रीन कॉज करता है, जिसमें अल्फा टॉक्सिन्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हम चर्चा करेंगे। अल्फा टॉक्सिन्स को याद रखना है कि ये हिमोलिसिस करा सकता है, ये लीवर के लिए टॉक्सिसिटी करा सकता है, ये वैस्कुलर लीकेज और कार्डियक डिस्फंक्शन तक करा सकता है। बहुत ही हार्मफुल ये टॉक्सिन्स होता है। दूसरे टॉक्सिन्स के तौर पर कुछ ऐसे हैं जो पोर सेल को डेथ कराने वाले, जिसमें सेल के सरफेस पर पोर होने लगेगा और सेल की नेक्रोसिस होगी, ऐसे भी कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। यह बैक्टीरिया एंटेरोटॉक्सिन्स को भी रिलीज करता है, जिसके कारण एंटेरोटॉक्सिन्स क्या होगा आप बताइए। यहाँ पर डायरिया जैसी प्रेजेंटेशन हो सकती है, बॉडी से फ्लूइड और आयंस का लॉस हो सकता है। यह एक सुपर एंटीजन की तरह काम करता है। कौन है ये? यह है क्लस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस का मामला, जिसमें हम प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे एसोसिएटेड कंडीशंस क्या होती हैं? सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्लस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस की वजह से होता है और इसका जस्टिफिकेशन आप इसके एंटेरोटॉक्सिन से ले सकते हैं, जिसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वाटरी डायरिया, और चूंकि टॉक्सिन्स की वजह से होता है तो ज्यादा एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता, हमें रिहाइड्रेशन के द्वारा पेशेंट की कंडीशन को ठीक करने का मौका मिल जाता है। सामान्य तौर पर रिहाइड्रेशन से यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है। तो क्लस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस का दो तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, याद रहे। एक तो गैस गैंग्रीन के तौर पर मायोनेक्रोसिस की वजह से, दूसरा फूड पॉइजनिंग। मायोनेक्रोसिस के मामलों में हम सर्जिकल डेब्राइडमेंट के साथ ही एंटीबायोटिक्स देते हैं। यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे सेलुलाइटिस के मामलों में, फैशियाइटिस के मामलों में, मायोसाइटिस के मामलों में। आप कल्पना करें डीप इन्फेक्शन है जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा ये बैक्टीरिया अपना ग्रोथ कर सकता है। हमने पहले से जिन लेक्चर्स पर चर्चा किया उसमें इस पर बात किया है। आपको स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में हमने बताया है किस तरीके से सेलुलाइटिस, फैशियाइटिस या मायोसाइटिस जैसी घटनाएं या मायोनेक्रोसिस जैसी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर कल्पना करें ये गैस गैंग्रीन का मामला जो मायोनेक्रोसिस के साथ गैसेस के प्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेनिस रैकेट के शेप के बैक्टीरिया को, क्लस्ट्रिडियम टिटेनाई को। यह ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका सर्वाइवल मुश्किल होता है। ये स्पोर के फॉर्म में सॉइल में पाया जाता है, वुंड्स पर ये लगातार ग्रो करता है और इसके कारण टिटेनस जैसी समस्याएं होती हैं। तो इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो टिटेनोस्पैज्मिन, एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन्स होता है। यह हीमोलाइसिन्स भी रिलीज कर सकता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था किस तरीके से ये टिटेनस के टॉक्सिन्स हमारे अल्फा मोटर न्यूरॉन्स में एंटर करते हैं और एंटेरोग्रेड डायरेक्शन में ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं। रेट्रोग्रेड प्रॉपर अगर कहें तो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं। कहां पर? अल्फा मोटर न्यूरॉन्स में। इस टिटेनस टॉक्सिन्स के दो यूनिट्स हैं, लाइट और हैवी यूनिट्स। इसमें ये जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स के पास और यहां पर एक बार फिर से कूद करके जाते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के भीतर और उसके द्वारा रिलीज किए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर जो गाबा होता है उसके रिलीज होने को रोक देते हैं। तो इस तरीके से इस टिटेनोस्पाज्मिन जो टॉक्सिन्स होता है उसका लाइट चेन वाला जो हिस्सा होता है वो एक्चुअल में जाकर के सिनेप्टिक वेसिकल्स के लेवल पर जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स हैं उनके सिनेप्टिक वेसिकल्स के लेवल पर जा करके वहां से इनहिबिटरी न्यूरॉन्स के रिलीज होने को रोक देते हैं। इसके कारण यहां से गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर गाबा जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे तो क्या होगा? कौन सी डिजीज होगी? टिटेनस। कैसा प्रेजेंटेशन होगा? स्पास्टिक पैरालिसिस का। आप यहां पर देखें स्पास्टिक पैरालिसिस, लॉक जॉ, ग्रेमस, अपिस्थोटोनिस जैसी कंडीशंस यहां पर डेवलप होगा। मैकेनिज्म क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन्स स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर मूव करते हैं और इनहिबिट करते हैं। इस दौरान जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका रिलीज हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस टॉक्सिन्स की वजह से वो जा करके रोक देते हैं और एक्साइटेटरी एक्टिविटी अब अनरेगुलेटेड हो जाती है। केवल एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के ही एक्शन यहां पर संभव रह पाते हैं। तो अल्टीमेटली
जो टिटेनस होता है उसमें स्पास्टिक पैरालिसिस, मसल्स स्पैज्म में चले जाते हैं, इनहिबिशन होता नहीं उनके एक्शन का। इसके कई सारे तरीके हैं इसके प्रेजेंटेशन के, जिसमें सिफेलिक टिटनेस जिसमें क्रैनियल नर्व की पैल्सी हो सकती है, मैटरनल टिटनेस जिसमें परप्यूरल फेज में टिटनेस का प्रेजेंटेशन मिलता है, न्यूनेटल टेटनस में इन्फेक्शन, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड को सही तरीके से कट न किया जाए तो वहां से अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट में अगर अम्बिलिकल कॉर्ड को अगर कट किया गया तो अम्बिलिकल स्टम्प से वहां से इसके स्पोर एंटर कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रॉपर अनहाइजेनिक कट करने के लिए आपने सीजर का इस्तेमाल किया, उस पर स्पोर होंगे, वो चले जाएंगे न्यूनेट्स में। माँ को कैसे हुआ? परप्यूरल फेज में हाइजीन न मेंटेन करने की वजह से मदर में इसके स्पोर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई के जो मामले होते हैं पीडियाट्रिक्स में, आप जानते हैं कि सॉइल में कहीं पर भी कट लगा तो सॉइल में होते हैं इसके स्पोर और इसकी वजह से टिटेनस का इन्फेक्शन जाने का रिस्क होता है। इसको आप देख सकते हैं, ये टेनिस का जो रैकेट होता है उससे रिजेंबल करता हुआ ये बैक्टीरिया होता है जो कि क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम पर। अभी तक हमने कितने को कवर किया? क्लास्ट्रीडियम डिफिसाइल, क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई, टोटल 4 हैं क्लास्ट्रीडियम जीनस में, और एक है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम जो कि फूड के सोर्सेस से, वेजिटेबल एंड मीट्स के कंजम्पशन या किसी कैंड फूड के कंजम्पशन के दौरान इसके स्पोर उस पर होंगे जो पर्सन को इन्फेक्ट करेंगे। ये बोटुलिनियम टॉक्सिन्स रिलीज करके अपना इफेक्ट दर्शाता है। बोटुलिनियम टॉक्सिन्स कई अलग अलग तरीके के होते हैं। इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा कर रखा है कि सामान्य तौर पर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है जिसके कारण मसल सेल्स पर एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट की वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर कुछ स्नेयर प्रोटीन होते हैं, उस स्नेयर प्रोटीन की मदद से यह सिनेप्टिक वेसाइकल्स आसानी से अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर पाता है। ये होते हैं स्नेयर प्रोटीन। क्या हो अगर किसी टॉक्सिन्स की वजह से स्नेयर प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाए? ऐसा होने पर, स्नेयर प्रोटीन के डिस्ट्रॉय होने पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होना होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बोटुलिन टॉक्सिन्स इस प्रोसेस को होने ही नहीं देते हैं। इसकी वजह से यहाँ जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं इस पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स आकर के जुड़ नहीं पाते हैं। इसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज हो पाना पेरिफेरल न्यूरोमोटर जंक्शन पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। अल्टीमेटली होगा क्या? एसिटाइलकोलिन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे तो फिर फ्लैसिड पैरालिसिस होता है, ऑक्यूलर चेंजेस, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर, कहीं पर भी इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कहीं की भी नहीं करेंगे, और इसका सीधा असर आप अगर रेस्पिरेटरी मसल्स ना सही तरीके से काम करें तो सांस लेने में तकलीफ होगा। स्पीच के मसल्स अगर काम नहीं करेंगे तो स्लर्ड स्पीच होगा। अगर पैलेट के मसल्स प्रभावित होंगे तो स्वेलिंग नहीं हो पाएगी, आईलिड्स के मसल्स पर ड्रूपिंग हो जाएगा, ब्लड विजन संभव है, मसल्स की वीकनेस यहाँ पर संभावित है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस, नीचे की ओर उतरते हुए फ्लैसिड पैरालिसिस, मसल्स वीक हो जाते हैं और ये पूरी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दर्शाते हैं। इसमें हमें मैनेज करने के लिए मेट्रोनिडाजोल और पेनिसिलिन देना पड़ सकता है। मेट्रोनिडाजोल चूंकि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ये बैक्टीरिया है एनएरोबिक, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा। जरूरत पड़ने पर बोटुलिनम एंटीटॉक्सिन्स दे सकते हैं, गैस्ट्रिक इरिगेशन करा सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि आप घर के बने हुए ही भोजन लें और कभी भी डैमेज कोई कैन हो तो उसको इस्तेमाल ना करें। ओवरऑल हमने अभी तक किसके बारे में बात किया? एनएरोबिक ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के बारे में बात किया, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं क्लास्ट्रीडियम जीनस के मेंबर्स के बारे में। क्या कॉमन फैक्ट्स हमने देखा? सभी के सभी ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई थे, एनएरोबिक थे। इनफैक्ट दे आर ऑब्लिगेट एनएरोब्स। ये क्या करते हैं? स्पोर फार्म करते हैं। मेडिकली कितने इंपॉर्टेंट हैं? क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, टिटेनाई, बोटुलिनम और डिफिसाइल, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सामान्य तौर पर ये सभी के सभी मोटाइल होते हैं विद पेरिट्राइकस फ्लैजिला एक्सेप्ट क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस और क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई। तो क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस बिल्कुल भी मोटाइल नहीं होता है और क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई का टाइप 6 ये भी
मोटाइल नहीं होते हैं। सामान्य तौर पर ये पेरिट्राइकस फ्लैजिला की मदद से मोटाइल होते हैं, लेकिन पीएमटी जो परफ्रिंजेंस है और टिटेनाइड टाइप 4 है वो मोटाइल नहीं होते हैं। ऐसे करके आप याद कर लें, ये अनकैप्सुलेटेड होते हैं एक्सेप्ट क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। बात किया जाए क्लास्ट्रीडियम जीनस के मेंबर के पहचान के लिए तो हम जनरली ग्राम स्टेनिंग करते हैं, नेजलर रिएक्शन, जिसके द्वारा हम इन बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किए जाने वाले टॉक्सिन्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इस इमेज में हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं नेजलर रिएक्शन के द्वारा टॉक्सिन्स कैसे रिलीज होता है और टॉक्सिन्स की वजह से क्या क्या चीजें होंगी। तो हम यहाँ पर करते हैं, एक साइड में एंटी अल्फा टॉक्सिन्स का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉक्सिन्स होता है वो अल्फा टॉक्सिन्स होता है, जो कई अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करता है। इसको क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के इस टॉक्सिन्स का डेमोन्स्ट्रेशन हम नेजलर रिएक्शन टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। इसमें क्लास्ट्रीडियम का इनोकुलेशन करते हैं, देखते हैं जहां पर बैक्टीरिया की प्लेट पर कोई भी एंटी टॉक्सिन्स नहीं लगाया गया था, बैक्टीरिया के अल्फा टॉक्सिन्स का रिलीज होना और उसके इफेक्ट्स यहां पर क्लियरली देखने को मिल जाते हैं। जो इस साइड में है, इसमें आपको बैक्टीरिया के अल्फा टॉक्सिन्स की वजह से लेसिथिनेज एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, जबकि इस साइड में जहां पर क्लास्ट्रीडियम का इनोकुलेशन किया गया है, इस तरीके की कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि यहां पर एंटी टॉक्सिन्स डाले गए हैं जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से पहले। ये नॉन मोटाइल, बल्कि यही सिर्फ नॉन मोटाइल है, बाकी सारे मोटाइल होते हैं। नॉन स्पोर फार्मिंग, जबकि बाकी सारे स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। एयरो टॉलरेंट, ये थोड़ा बहुत एयर की प्रेजेंस में अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, बाकी सारे के सारे स्ट्रिक्ट एनारोब्स होते हैं। यह बैक्टीरिया कई मामलों में महत्वपूर्ण होता है, फूड पॉइजनिंग, गैस गैंग्रीन जैसे मामलों के साथ, और यह अपने टॉक्सिन्स की वजह से इन्वेजिव इन्फेक्शन कॉज करता है। कुछ मामलों में ये नॉर्मल कमेंसल के तौर पर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इतनी बड़ी समस्या होती नहीं है, लेकिन अगर इम्यूनिटी डाउन हुआ तो इसका असर आएगा। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई नॉन स्पोर फार्मिंग, नॉन मोटाइल और संभव है कैप्सुलेटेड हो। यह लैक्टोज को फर्मेंट करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए एक सवाल इस पर आगे बनेगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पैथोजेनेसिस क्या है? यह मेनली अपने टॉक्सिन्स की वजह से, जिसमें 4 मेजर टॉक्सिन्स होते हैं और 8 माइनर टॉक्सिन्स होते हैं। माइनर टॉक्सिन्स में थीटा टॉक्सिन्स बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। थीटा टॉक्सिन्स जो कि हेमोलिसिस, टारगेट हेमोलिसिस कराता है, थीटा टॉक्सिन्स की वजह से टारगेट हेमोलिसिस होता है, जबकि यहाँ पर जो मेजर टॉक्सिन्स हैं, जो लीदल टॉक्सिन्स है, वो 4 हैं। लीदल टॉक्सिन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्फा टॉक्सिन्स है, अभी मैंने आपको बताया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी बीटा, इयोटा जैसे दूसरे भी टॉक्सिन्स इसके पास होते हैं। जो अल्फा टॉक्सिन्स है यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सिर्फ इसी के बारे में जानना है हमें। ये हिमोलिसिस करा सकता है, ये लीवर के लिए टॉक्सिक एक कंटेंट एंटीजन होता है, ये वैस्कुलर लीकेज करा सकता है, कार्डियक डिसफंक्शन करा सकता है। यह लीदल तो है ही, ये हिमोलिटिक या हिमोलिसिस प्रॉपर्टी रखता है, इसके कारण टारगेट हिमोलिसिस होता है। टारगेट हिमोलिसिस में माइनर टॉक्सिन्स और अल्फा टॉक्सिन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे होगा अभी हम आपको दर्शाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये डर्मो नेक्रोटिक इफेक्ट भी रखता है। अल्फा टॉक्सिन्स इनफैक्ट लेसिथिनेज या फास्फोलाइपेज सी की एक्टिविटी रखता है। लेसिथिन को डैमेज करने का, फास्फोलाइपेज को डैमेज करने का इफेक्ट, एक तरीके से एंजाइमेटिक जैसा इसका एक्शन होता है। आप देखें ओपेसिटी, आप नेगुलर रिएक्शन में लेसिथिनेज एक्टिविटी ऑफ अल्फा टॉक्सिन्स की वजह से ओपेसिफिकेशन देखने को पाते हैं। ओपेसिफिकेशन ड्यू टू लेसिथिनेज एक्टिविटी ऑफ अल्फा टॉक्सिन्स। ये जो लेसिथिनेज होता है इसकी वजह से लेसिथिन डिस्ट्रॉय होता है। देखा जाए तो ये जो लेसिथिन है ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट होता है, लेसिथिन या फास्फोलिपिड। अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इसके कारण सेल डैमेज हो जाता है। अगर सेल डैमेज हुआ तो इसके कारण पेट्रीफैक्शन आफ्टर डेथ इसी वजह से होता है। हम नेजलर रिएक्शन की मदद से लेसिथिनेज की एक्टिविटी को देखे हैं। अल्फा टॉक्सिन्स मोस्ट कॉमन टॉक्सिन होता है और इसके टॉक्सिन प्रोडक्शन की वजह से हमने क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस को 5 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें टाइप ए स्ट्रेन मोस्ट अबंडेंट होते हैं और ये जनरली फूड पॉइजनिंग से संबंधित होते हैं। आपको पता होगा
कि क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस न सिर्फ अल्फा टॉक्सिन्स बल्कि एंटेरोटॉक्सिन्स भी रिलीज करता है। जो टाइप ए स्ट्रेन जो इसका होता है वो एंटेरोटॉक्सिन्स के रिलीज करने की वजह से फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे अबंडेंट ये स्ट्रेन है इसका। देखा जाए तो क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस में सामान्य तौर पर इंजर्ड टिश्यू के थ्रू स्पोर बैक्टीरिया का पहुंचा वह सर्कुलेशन में पहुंचा एनएरोबिक एनवायरनमेंट में जाकर के ग्रो किया, जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स, फेशिया के साइट पर यह पहुंच गया काफी डीपर लेवल पर। यह ग्रो किया, फर्मेंट किया मसल्स के कार्बोहाइड्रेट को, वहां पर अपने टॉक्सिन्स को रिलीज किया। खास तौर पर टॉक्सिन्स में कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी जैसी बातें देखने को मिली, क्योंकि टॉक्सिन्स होते हैं प्रोटीन और प्रोटीन ही होता है एंजाइम, तो इस तरीके से एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलती है। याद रखिएगा, टॉक्सिन्स होते हैं प्रोटीन्स और प्रोटीन्स ही होते हैं एंजाइम, तो यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हमें देखने को मिल जाती है और इसकी वजह से हम लेसिथिनेज, कोलेजिनेज, परमिएज, हाइलुरोनिडेज जैसी एक्टिविटीज को देखने को पाते हैं। ये एंजाइम्स जैसा एक्शन दर्शाते हुए होस्ट सेल को किल करते हैं और ये लगातार एनारोबिक एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सटेंड करते रहते हैं। इस दौरान कई तरीके की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो टिश्यू को डिस्ट्रॉय करती हैं। गैसेस के जो प्रोडक्शन होते हैं उसके कारण आप बबल्स जैसा स्किन पर एनवायरनमेंट देख सकते हैं जो क्रेपिटस या क्रेपिटेंट अपना प्रेजेंस दर्शाते हैं, जिस चीज को मैंने आपको यहाँ पर दर्शाया है। बैक्टीरिया की कॉलोनी काफी डीपर लेवल पर है और उसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स और गैसेस का ये असर हमें देखने को मिल रहा है। क्या है ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन? ये है गैस गैंग्रीन का मामला, जिसको आप मायोनेक्रोसिस भी कहते हैं। अधिकतर मामलों में गैस गैंग्रीन क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के द्वारा ही होता है। 60% इसका एसोसिएशन, 20 to 40% इसका एसोसिएशन क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम से होता है या क्लॉस्ट्रीडियम नोवाई के साथ होता है। इसमें टिश्यूज का नेक्रोसिस, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज और क्रेपिटस के साउंड हमें सुनने को मिलते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस का सीरोटाइप ए फूड पॉइजनिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। ये एंटेरोटॉक्सिन्स को रिलीज करता है। ये कुछ वैसे ही होते हैं जैसा कॉलेरा टॉक्सिन होता है या फिर एलटी ऑफ इकोलाई के जैसा होता है। एलटी ऑफ इकोलाई क्या है? ये क्या होता है? ये हीट लेबाइल एंटेरोटॉक्सिन होता है। लेबाइल टॉक्सिन्स, हीट लेबाइल एंटेरोटॉक्सिन्स, जो कि ETEC एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जो एंटेरोटॉक्सिजेनिक, जाहिर सी बात है इसका भी फूड पॉइजनिंग से ही एसोसिएशन होगा। तो कॉलेरा टॉक्सिन्स या लेबाइल टॉक्सिन्स ऑफ इकोलाई, ये हीट लेबाइल जो टॉक्सिन्स ऑफ इकोलाई होता है उसी को लेबाइल टॉक्सिन्स हम कहते हैं। यह किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ETEC के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो हम इसकी सिमिलैरिटी जो इसके टॉक्सिन्स की होती है वो कॉलेरा टॉक्सिन से या ETEC के द्वारा रिलीज किए जाने वाले हीट लेबाइल टॉक्सिन से इसके फूड पॉइजनिंग की हम सिमिलैरिटी देखते हैं। इसमें हीट रेसिस्टेंट स्पोर की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है जो कंटामिनेटेड फूड के भीतर पाई जाती है। इसके दूसरे इन्फेक्शंस में एक्यूट एम्फाइसेमेटस, कोलिसिस्टाइटिस, पोस्ट कोलिसिस्टेक्टोमी, सेप्टिसीमिया, ब्रेन एब्सेस, मेनिंजाइटिस और पैन ऑप्थेल्माइटिस या यूरोजेनिटल इन्फेक्शंस के बारे में हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। इसके इन्फेक्शंस के बहुत सारे पैटर्न और इसको लैब में कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्लिनिकल ग्राउंड पर हम लैब डायग्नोसिस बनाते हैं। फर्दर कुछ टेस्ट करा करके हम कंफर्म हो लेते हैं। तो पहले तो क्लिनिकल ग्राउंड पर हम डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो बनाई जाती है वो इसे कंफर्म कर देती है। इसमें देखा जाए तो हम एजेस ऑफ मसल से जब हम सैंपल को लेते हैं तो हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं उस मसल्स की फिल्म बना करके। ग्राम स्टेनिंग हम करते हैं, ब्लड अगार पर हम इसे ग्रो कराते हैं। तो इसमें डबल जोन ऑफ हेमोलिसिस जो कि टारगेट हेमोलिसिस को दर्शाता है। टारगेट हेमोलिसिस एक सेंटर में और एक पेरिफेरल आप यहाँ पर हेमोलिसिस होते हुए देख रहे हैं। दो अलग अलग तरीके का यहाँ पर हेमोलिसिस देखने को मिलता है, एक सेंटर के लेवल पर और एक पेरिफेरी के लेवल पर। तो जो नैरो जोन ऑफ कंप्लीट हेमोलिसिस सेंटर में नजर आ रहा था वो थीटा टॉक्सिन्स की प्रेजेंस की वजह से जो हेमोलिसिस होता है, जो माइनर टॉक्सिन्स की वजह से होता है, उसकी प्रेजेंस को दर्शा रहा था। बाहर की ओर वाइडर जोन ऑफ इनकम्प्लीट हेमोलिसिस जो मिल रहा था वो अल्फा टॉक्सिन्स की प्रेजेंस की वजह से मिल रहा था। तो यहाँ पर टारगेट हेमोलिसिस कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रहा है। फिर यहाँ देखें, हम यहाँ पर
रिवर्स कैम टेस्ट की प्रेजेंस भी देखते हैं। किसकी? रिवर्स कैम टेस्ट की। ये रिवर्स कैम टेस्ट क्या होता है? हम कैम टेस्ट में कैम फैक्टर के प्रेजेंस को देखते हैं जो ए गैलेक्टी रिलीज करता है, इसको चेक करने का प्रयास। तो कैम टेस्ट में बेसिकली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम ए गैलेक्टी के प्रेजेंस को जस्टिफाई कर सकें। अगर ए गैलेक्टी होगा तो वो कैम फैक्टर को रिलीज करेगा जिसके कारण हेमोलिसिस वाइडर होगा। कैम टेस्ट में सबसे पहले हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी एक लाइन में इनोकुलेट करते हैं और उसके परपेंडिकुलर स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी का हम यहाँ पर ग्रोथ कराते हैं। जहां ये दोनों आपस में मिलते हैं वहां पर एक वाइडर हेमोलिसिस मिलती है। सामान्य तौर पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नैरो जोन ऑफ हेमोलिसिस को दर्शाता है, लेकिन अगर यहाँ पर कैम फैक्टर रिलीज किया जाएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की हेमोलिसिस को बढ़ते हुए हम देखेंगे। ध्यान से समझें, नॉर्मली नैरो जोन ऑफ हेमोलिसिस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा दर्शाया जाता है, लेकिन अगर स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी होगा तो ये कैम फैक्टर को रिलीज करेगा और ये कैम फैक्टर जो जोन ऑफ हेमोलिसिस है उसको बढ़ा देगा अराउंड द टचिंग पॉइंट ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी। हम यहाँ पर देखते हैं जो जोन ऑफ हेमोलिसिस है वो काफी वाइडर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी ने कैम फैक्टर को रिलीज किया है। तो इसमें कैम टेस्ट के द्वारा हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इस्तेमाल करते ताकि हम ए गैलेक्टी को आइडेंटिफाई कर सकें। रिवर्स कैम टेस्ट में हम ए गैलेक्टी को यूज करते हैं ताकि क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की पहचान कर सकें। तो इस वजह से ये रिवर्स कैम टेस्ट कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, हमने कैम टेस्ट में एक्चुअल में पहचानने की कोशिश की थी ए गैलेक्टी की, और रिवर्स कैम टेस्ट में एक्चुअल में हम पहचानने का प्रयास कर रहे हैं परफ्रिंजेंस को। तो उसके लिए हम ए गैलेक्टी की मदद लेते हैं। तो अगर क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस की प्रेजेंस सस्पेक्टेड है तो इसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए एक तो नेगुलर रिएक्शन या नेजलर रिएक्शन और दूसरा रिवर्स कैम टेस्ट हमारी मदद कर सकता है। हम नेगुलर प्लेट पर दो पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक साइड में हम लेते हैं एंटीटॉक्सिन्स और दूसरे साइड में एंटीटॉक्सिन्स नहीं प्रेजेंट होता है। तो जिधर एंटी अल्फा टॉक्सिन्स प्रेजेंट होता है उधर टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होते हैं, या टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसलिए क्लॉस्ट्रीडियम के इनोकुलेशन के आसपास टॉक्सिक इफेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलता है, जबकि अदर हाफ जहां पर आपने कोई भी एंटीटॉक्सिन का इस्तेमाल नहीं किया है वहां पर हमें ओपेसिफिकेशन देखने को मिला बिकॉज ऑफ अल्फा टॉक्सिन्स के लेसिथिनेज एक्टिविटी की वजह से हमें इस तरीके के ओपेसिफिकेशन को देखने का मौका मिला। हम चर्चा कर चुके हैं क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के द्वारा गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग, बाकी तो इसके द्वारा बहुत सारे दूसरे इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया है तो उसको कवर करने के लिए हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं। गैस गैंग्रीन में हम पेनिसिलिन जी और क्लिंडामाइसिन, इसके अलावा हाइपरबारिक ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट देते हैं ताकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया का ग्रोथ न हो सके, और हम एंटी गैस गैंग्रीन सीरम यानी एंटीबॉडीज का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट की कंडीशंस को ठीक करने में हमें मदद मिले। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से संबंधित कितनी बातें हमें याद रखनी चाहिए उसको हम क्लॉस्ट्रीडियम के ही टर्म से याद रखेंगे। क्लॉ मींस कोल्ड हॉट फेनोमेनन, एस फॉर stormy fermentation, target hemolysis, milk turn into red from blue, M, PRA means in RCM, meat turn into pink, reverse cam test, Naegler reaction, can grow on egg oak, and we can do some experiment over the guinea pig। ये शॉर्टकट बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, नीट में पहले पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर गैस गैंग्रीन इज, हम जानते हैं 60% मामले, यहाँ तक कि 80% तक ये मामले होते हैं। डिफिसाइल के द्वारा स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का मामला होता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग अबाउट द क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस इज करेक्ट एक्सेप्ट, तो ये ग्राम नेगेटिव बैसिलाई नहीं है। क्या ये लैक्टोज को फर्मेंट कर सकते हैं? दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है और लैक्टोज को तो फर्मेंट करता ही है। ये गैस गैंग्रीन करता है, फूड पॉइजनिंग करता है, एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज करता है, ये सारी बातें ठीक हैं। जो ए बी सी वाले ऑप्शन है वो सारे सही हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है और यह लैक्टोज को फर्मेंट कर सकता है। फिर एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस गैस गैंग्रीन, रिगार्डिंग Clostridium perfringens gas gangrene false is common cause of gas gangrene true, Naegler reaction positive yes, most common toxins is hyaluronidase
Okay, food poisoning strain of Clostridium perfringens produces heat resistant spore. This is also correct statement. The wrong statement is option number C. In fact, ये hyaluronidases न रिलीज करके मोस्ट कॉमन टॉक्सिन्स लेसिथिनेज को रिलीज करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपेसिटी अराउंड द कॉलोनीज ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम. नेगुलर रिएक्शन इसी को डिटेक्ट करता है लेसिथिनेज की एक्टिविटी की वजह से. आपको याद होना चाहिए कोआगुलेज एक्टिविटी स्पेसिफिकली स्टेफेलोकोकस ऑरियस के लिए हमने देखा था. हाइलुरोनिडेज की जो बात कर रहे हैं ये एक्टिविटी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के मामले में जब हम स्टडी कर रहे थे तो उस समय हमने देखा था. चलते हैं नीट में एक और क्वेश्चन. ट्रू अबाउट क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस are all except invasive as well as toxigenic. बिल्कुल ठीक बात है. Alpha toxin is detected by Naegler reaction. This is also a correct statement. Beta toxin is most important in gas gangrene. This is a wrong statement because alpha toxin is generally associated with gas gangrene. Theta toxin is periphryngolysin. This actually resembles the target hemolysis. In this central point, we can appreciate the complete hemolysis and the surrounding area show incomplete hemolysis. In NEET, a question was asked, double zone of hemolysis is seen in, as we know, Clostridium perfringens. Streptococcus pyogenes have beta hemolysis property. This is also a kind of beta hemolysis, but there is double zone. The Corynebacterium diphtheria have their growth on potassium tellurite blood agar. Potassium tellurite blood agar we can also use for Staph aureus also. In our next discussion, we will cover Clostridium tetani and other species.